Hello and welcome. This is Oracle Commerce Coaching. I am साक्षी महादेव और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे इनकम टैक्स का चौथा लेक्चर। बेसिकली ये लेक्चर 2 दिन पहले ही अपलोड हो गया होता, बट नॉर्थ ईस्टर्न यूपी में अभी कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ नेट की, जिस वजह से कुछ लेक्चर्स में आपको डिले देखने मिल सकता है। वील बी बैक एट इट एज सुन एज दिस टेक्निकल ग्लिच गेट्स ओवर। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लेक्चर नंबर 4 है हमारा बीकॉम 4th सेमेस्टर यूजीसी नेट यूपीएचईएससी की तैयारी कर रहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स और कॉमर्स के फील्ड में जितने भी ऐसे कॉम्पिटिशन्स हैं जिसमें इनकम टैक्स है उसके लिए ये रेलेवेंट है। लेट्स बिगिन आवर क्लास। जनरल रूल क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द जनरल रूल? इनकम टैक्स का जनरल रूल जो कहता है, अकॉर्डिंग टू द जनरल रूल, एक प्रीवियस ईयर की जो इनकम है उसकी असेसमेंट फॉलोइंग ईयर, जिसे कि हम AY या असेसमेंट ईयर कहते हैं, उसमें होनी चाहिए। असेसमेंट ईयर इसके बाद वाला जो 1 ईयर होता है उसे कहते हैं। मतलब अगर आपका प्रीवियस ईयर है 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019, तो असेसमेंट ईयर बन जाएगा 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020। दिस इज द जनरल रूल। मगर इस जनरल रूल के भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और आज हम उन्हीं की बात करेंगे। जनरल रूल में बेसिकली आपको 5 एक्सेप्शंस देखने मिलते हैं। इन एक्सेप्शंस का मतलब ये है कि जो रूल कहता है कि हर प्रीवियस ईयर की इनकम को हम फॉलोइंग असेसमेंट ईयर में असेस करके उस पर टैक्स लगाते हैं, इनके कुछ एक्सेप्शंस होंगे। अब अकॉर्डिंग टू दीज एक्सेप्शंस, इन एक्सेप्शंस के हिसाब से अगर हम बात करें तो जनरल रूल कहता है कि प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर में, मगर एक्सेप्शंस कहते हैं कि जिस ईयर में इनकम अर्न की गई है उसी ईयर में उस इनकम पे टैक्स भी लगाया जाएगा। मतलब जो प्रीवियस ईयर है और जो असेसमेंट ईयर है, बोथ विल बी सेम। ऐसे हमारे पास टोटल 5 केसेस हैं जिन्हें एक्सप्रेसवे में मतलब लिखित में इनकम टैक्स के एक्ट ने बताया है, जहां पे जिस साल में आपने इनकम को अर्जित किया है, इनकम को कमाया है, उसी साल में आपको उस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। मतलब असेसमेंट ईयर का सीन नहीं है। इन शॉर्ट, अगर ये एक्सेप्शन केस की हम बात करते हैं तो जिस ईयर में इनकम कमाई है उसी ईयर में इनकम टैक्सेबल भी हो जाएगी। एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो 5 केसेस आते हैं वो टेक्निकल केसेस हैं। आइए देखते हैं वो एक्सेप्शंस हैं कौन कौन से। तो पहला एक्सेप्शन है, जो पहला केस है आपका, वो सेक्शन 172 में हाईलाइट किया गया है। सेक्शन 172 बात करता है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। आने वाले लेक्चर्स में रेसिडेंशियल स्टेटस को भी कवर किया जाएगा, तो वहां पे आपको और क्लियर होगा कि नॉन रेसिडेंट कौन होता है। तो जो पहला एक्सेप्शन बन जाता है वो होता है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट। ये सेक्शन 172 में कवर किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 174 बात करता है दूसरे केस के बारे में, जो है पर्सन्स लिविंग इंडिया। वो लोग जो हिंदुस्तान को छोड़कर जा रहे हैं। इसे अभी हम डिटेल में आज के ही लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन पे,
जो है सेक्शन 174A, ये 174 था, अब सेक्शन 174A। सेक्शन 174A बात करता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट, मतलब एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस फॉर्म्ड फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। यहां पे 5 केसेस हमारे कवर हो जाते हैं। हम अपने अगले केस की तरफ बढ़ते हैं, बिकॉज एज आई सेड यहाँ पे 5 केसेस आपने देखने मिलेंगे। जो चौथे नंबर का केस है वो कवर किया जाता है सेक्शन 175 के अंतर्गत। सेक्शन 175 बात करता है पर्सन्स हु आर लाइकली टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। सो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और हमारा अंतिम सेक्शन, अंतिम एक्सेप्शन जो इसमें आता है, दैट इज अंडर सेक्शन 176, जो कि बात करता है डिसकंटिन्यूड बिजनेस के बारे में। तो जनरल रूल था हमारा कि जो इनकम प्रीवियस ईयर में अर्न की जाती है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल हो जाती है, ये जनरल रूल था। इस रूल के 5 एक्सेप्शन हैं, जहां पे ये रूल की अप्लीकेबिलिटी रेसिप्रोकल हो जाती, मतलब जिस साल में इनकम कमाई गई है उसी साल में वो इनकम आके टैक्सेबल हो जाती है। और वो क्या है? सेक्शन 172 में हम कवर करते हैं तो शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट, 174 में पर्सन्स लिविंग इंडिया, और 174 का ए एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट। सेक्शन 175 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स लाइबिलिटी, और सेक्शन 176 बात करता है एक डिसकंटिन्यूड बिजनेस के बारे में। अब डिटेल में इन 5 केसेस को देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो नाउ दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम पहले एक्सेप्शन को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं। आप इस YouTube वीडियो को पॉज करके ये नोट लिख सकते हैं, नोट्स को बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड सेक्शन 172 क्या कहता है, उसको डिटेल में और क्लियरली समझते हैं। देखिए सेक्शन 172 के बारे में जैसे कि मैंने बोला कि ये पहला एक्सेप्शन है जो बात करता है शिपिंग बिजनेस ऑफ अ नॉन रेसिडेंट। अगर वो व्यक्ति तो हिंदुस्तान का नागरिक नहीं है, उस इंसान की शिपिंग बिजनेस के बारे में ऐसी कोई शिप जो या तो ऐसे पर्सन को बिलोंग करती है या उसने चार्टर पे उठा रखी है। चार्टर मीन्स ही हैज अवेल्ड द सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड प्लेन होता है जैसे चार्टर्ड शिप, और ऐसा व्यक्ति एक नॉन रेसिडेंट है। दूसरी बात, ऐसी शिप पैसेंजर्स को कैरी करती है, लाइव स्टॉक को कैरी करती है, मेल को कैरी करती है या वस्तुओं को, गुड्स को कैरी करती है, और ये शिप खड़ी कहाँ है? इंडियन पोर्ट पे, भारत की बंदरगाह पे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा नॉन रेसिडेंट पोर्ट को तभी छोड़ सकता है जब उसने 7.5% ऑफ व्हाट, 7.5% ऑफ दैट टोटल मनी जो या तो वो उस शिप के ओनर्स या उस शिप के चार्टरर को पे कर रहा है। तो इनको वो जो पेमेंट दे रहा है उस पेमेंट की 7.5% उसकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी और इसी इनकम पे उसको टैक्स पे करना होगा। एक चीज आपके लिए समझने वाली ये है कि ये ओनर्स और ये चार्टर्स भारत में भी हो सकते हैं या भारत के बाहर भी हो सकते हैं। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। A ship belonging to or chartered by non-resident carries passenger, livestock, mail or goods at the Indian port. Can leave the port only when it has paid 7.5% of the total amount paid or payable to the owners or charterer of ship, whether in India or outside India. MCQ में वैसे तो इन तीनों पॉइंट्स में से कुछ भी पूछा जा सकता है, पर ये एक अमाउंट 7.5% एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से
इंपॉर्टेंट हो जाती है। द नेक्स्ट एक्सेप्शन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अबाउट, यू कैन प्लीज नोट इट डाउन। अगर वीडियो अभी ब्लर आ रहा था आपके लिए तो आप नोट कर सकते हैं जो पहला एक्सेप्शन था, और इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे एक्सेप्शन। जो दूसरा केस है हमारा वो सेक्शन 174 में कवर होता है। पर्सन्स लीविंग इंडिया, वो व्यक्ति जो हिंदुस्तान को छोड़ने वाले हैं। यहाँ पे आपने एक चीज समझनी है, इन द डिस्क्रिशन ऑफ असेसिंग ऑफिसर, मतलब असेसिंग ऑफिसर की समझदारी पे डिपेंड करता है ये पूरा का पूरा प्रोविजन। असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिशन के हिसाब से यदि उसको ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति हिंदुस्तान छोड़ सकता है, और या तो ये करंट असेसमेंट ईयर में छोड़ सकता है या करंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के कुछ दिनों बाद, मतलब 31 मार्च के कुछ दिनों बाद हिंदुस्तान छोड़ सकता है। एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, नो प्रेजेंट इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक, मतलब अभी ऐसा कोई चांस नहीं दिख रहा है असेसिंग ऑफिसर को कि ऐसा व्यक्ति हिंदुस्तान दोबारा आएगा या आना चाहेगा। तो ऐसे केस में जिस प्रीवियस ईयर में ये चीज अप्लीकेबल हो रही है उसके स्टार्टिंग से लेकर वो पर्सन जब हिंदुस्तान छोड़ सकता है। मतलब अगर ये है मिस प्रियंका चोपड़ा, ओके, मिस प्रियंका चोपड़ा की शादी है 10 मई 2017 में। उनकी शादी हो किससे रही है? ये है मिस्टर निक जोनस। अब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि मिस प्रियंका चोपड़ा एक बहुत बड़ी कलाकार है, वो बहुत कमाती हैं, और अगर असेसिंग ऑफिसर ने 1 अप्रैल 17 से लेकर 10 मई 17 तक की उनकी इनकम को टैक्सेबल करंट ईयर में नहीं किया और प्रीवियस असेसमेंट ईयर का वेट किया, तब तक तो मिस प्रियंका चोपड़ा मिसेज हो चुकी होंगी, हिंदुस्तान से जा चुकी होंगी। कब आएंगी? असेसिंग ऑफिसर को कहीं कोई चांस नहीं लग रहा है। तो ये जो लाइन लिखी ना, प्रोबेबल डेट ऑफ डिपार्चर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 10 तारीख जब वो हिंदुस्तान छोड़ने वाली हैं तब तक की इनकम को 2017 में ही टैक्सेबल किया जा सकता है। सो लेट्स रिकैप। Under section 174, persons leaving India in the discretion of assessing officer, an individual may leave India during the current year or shortly after its expiry without any intention of returning back the total income from the previous year to the probable date of departure is chargeable to tax. आप वीडियो को पॉज करके इसके नोट्स लिख सकते हैं। हम बढ़ते हैं हमारी तीसरी पॉइंट की तरफ। हमारा जो तीसरा केस है वो कवर होता है सेक्शन 174A के अंतर्गत। यहाँ पे ऐसी कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल which is formed for a particular purpose, a particular venture, and in the discretion of the assessing officer को अगर ऐसा लगता है कि अब या तो इस साल या तो अगले साल ये वेंचर, ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ये बॉडी ऑफ इंडिविजुअल आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे भी एक चीज आपने ध्यान देनी है कि असेसिंग ऑफिसर की अप्रीहेंशन या डिस्क्रिशन, मतलब उसकी सूझबूझ पे डिपेंड होता है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि अभी टैक्सेबिलिटी चार्ज कर देनी चाहिए क्योंकि आने वाले समय में ये एसोसिएशन, ये वेंचर खत्म हो सकती है, तो जब तक की डेट है डिसोल्यूशन की, मतलब जब वो खत्म हो रहा है, फ्रॉम व्हेन, फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ दैट ईयर अप टू द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, वो जो इनकम है उसी ईयर में टैक्सेबल हो जाती है। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट्स बना सकते हैं फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। Let's recap about it. So under section 174A, association of person, body of individual or artificial judicial person formed for a particular purpose. So if an association of person, body of individual or artificial judicial person is formed for a specific venture or specific event
and at the apprehension of the assessing officer, AO means assessing officer, such venture is likely to be dissolved in the existing year or in the next year. So what you have to do, you just have to charge the income from the start of the previous year, which is 1st April, up to the date of dissolution, जब तक वो समाप्त हो रही है, वो वेंचर खत्म हो रहा है, as the income of the relevant, it's not relevant assessment year actually, okay, as the relevant assessment year, मतलब उस assessment year में अभी तो पिछले साल की इनकम भी चार्जेबल हो ही रही होगी, और अगर इस साल की भी इनकम लग रही है कि बस इस साल ये खत्म हो जाएगा, तो उसी असेसमेंट ईयर में, मतलब पिछले साल के रिलेशन वाले असेसमेंट ईयर में आपने इस साल की भी इनकम को चार्ज कर देना है। ये था आपका तीसरा एक्सेप्शन टू दी जनरल रूल। बढ़ते हैं हमारे चौथे एक्सेप्शन की तरफ, बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एक्सेप्शन की तरफ, जो कवर होता है सेक्शन 175 के अंतर्गत। वीडियो को पॉज करके ये नोट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, व्हाटएवर सूट्स यू। तो सेक्शन 175 बात करता है ऐसे पर्सन के बारे में जो अपने एसेट को या तो ट्रांसफर कर सकते हैं या बेच सकते हैं टैक्स की लाइबिलिटी से बचने के लिए। तो एक चीज यहाँ पे भी जो सिमिलर है पिछले दो एक्सेप्शंस को लेते हुए, कि यहाँ पे भी आपने असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिशन को देखना है। तो इफ असेसिंग ऑफिसर इज ऑफ द व्यू दैट दिस पर्सन is selling off his asset to avoid tax liability, तो यहाँ पे assessing officer relevant previous year के starting से लेकर ट्रांसफर ऑफ द असेट की डेट तक के इनकम को अपनी प्रोसीडिंग्स में शामिल कर सकता है। मैंने डायरेक्टली चार्जेबल टू टैक्स इसलिए नहीं बोला क्योंकि एसेट के लिए हमारा एक ऑल टुगेदर अलग हेड होता है जिसे हम कैपिटल गेन्स का नाम देते हैं। तो कैपिटल गेन्स में किस तरह से एसेट पे टैक्स लगानी है ये चीज को बताया जाता है। अब प्रोसीडिंग्स में लाने का मतलब ये है कि वो कैपिटल गेन में काउंटेबल हो जाएगा, फिर जैसे हमारा कानून कहता है ऐसी इनकम को हम कंसिडर करते चलेंगे, डायरेक्टली चार्जेबल नहीं कर देंगे। सो हैव अ लुक एट इट। अंडर सेक्शन 175 द पर्सन हु इज लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स during the current year, again if it appeals to the assessing officer की discretion की बात है, that the person is likely to charge, sell, transfer or dispose of any asset, या तो उस एसेट का कोई पार्ट, किस लिए, केवल टैक्स लाइबिलिटी को अवॉइड करने के लिए। तो ऐसे पर्सन की जो टोटल इनकम रहेगी कहां से कहां तक, पीवाई की एक्सपायरी मतलब 1 अप्रैल से लेकर डेट ऑफ ट्रांसफर तक की, उतनी इनकम उसकी असेसमेंट ईयर में चार्जेबल हो जाती है, और असेसिंग ऑफिसर जो भी प्रोसीडिंग कर रहा है कैपिटल गेन की एक्ट के तहत, के हेड के तहत, ये एसेट भी उसमें काउंट किया जाएगा। यू कैन नोट इट डाउन एंड आफ्टर दिस वी आर मूविंग टू आवर लास्ट एक्सेप्शन, जो कि है आपका डिसकंटिन्यूड बिजनेस। डिसकंटिन्यूड बिजनेस का नोट्स आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के बाद, पूरी वीडियो खत्म होने के बाद लिख सकते हैं, अप टू यू। लेट्स डिस्कस दिस लास्ट पॉइंट, और इसके बाद हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे ताकि ये एक्सेप्शंस आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। देखिए ये कवर होता है सेक्शन 175 में डिसकंटिन्यूड बिजनेस। कहने को बिजनेस है, प्रोफेशन भी इंक्लूड होता है। एक चीज यहाँ ध्यान रखने वाली है कि असेसिंग ऑफिसर की सूझबूझ, डिस्क्रिशन, अप्रीहेंशन बहुत मैटर करता है। तो अगर असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या ये एक पर्टिकुलर प्रोफेशन जो आने वाले कुछ समय में डिसकंटिन्यू हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो ऐसे सीन में जो प्रीवियस ईयर की एक्सपायरी के पीरियड से लेकर डिसकंटिन्यूएंस की डेट तक जितनी भी इनकम ऐसे बिजनेसमैन या प्रोफेशनल ने कमा ली है, असेसिंग ऑफिसर के डिस्क्रिप्शन पे वो उसी असेसमेंट ईयर में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप व्हाट वी हैव रिटन ओवर देयर। अंडर सेक्शन 175
if a business or profession is discontinued in any assessment year and the income of the period from the expiry of the previous year to the date of discontinuance at the discretion of the assessing officer is charged to tax in that assessment year. एक बार फिर से एक बात को मैं हाईलाइट करना चाहूंगी कि AO मीन्स असेसिंग ऑफिसर और AY मीन्स असेसमेंट ईयर। अब कुछ चीजें जो आपको क्लैरिफाई होना बहुत जरूरी है। जो पहला एक्सेप्शन हमने कवर किया था शिपिंग बिजनेस के बारे में, वो पूरे एक्ट को ओवररूल करता है। मतलब अगर कोई एक्ट का कोई प्रोविजन उसके विरोध में कोई भी एक सेक्शन या कोई प्रोविजन या कोई बात कहता है, इनकम टैक्स का ये एक्ट ओवररूल करेगा, मतलब चार्जेबल टू टैक्स तो होगा ही होगा। इसी के साथ मेरी कोशिश है इसको और क्लैरिफाई करते हैं, तो इस पे 2-3 इलस्ट्रेशन हम ICAI के स्टडी मटेरियल से लगाते हैं, बिकॉज कॉमर्स के रेफरेंस में ICAI से बढ़िया आपको स्टडी मटेरियल कहीं नहीं मिलेगा। सो हियर आर जस्ट फ्यू इलस्ट्रेशंस, यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन राइट देम इन योर ओन वर्ड्स। लेट्स हैव अ लुक एट देम। आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा ये इलस्ट्रेशन। बेसिकली ये इलस्ट्रेशन एक्सेप्शन नंबर 3 को कवर करता है, पर्सन लीविंग इंडिया। आई होप इट इज 3rd, पर्सन लिविंग इंडिया को कवर करता है। और आप जरा इस इलस्ट्रेशन को देखें, सोल्यूशन भी इसमें दिया हुआ है ताकि आपको ये पर्सन लिविंग इंडिया का एक्सेप्शन और क्लैरिफाई हो सके। आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन कह रहा है, सपोज मिस्टर एक्स इज लिविंग इंडिया फॉर USA ऑन 10th June 2021 and it appears to the assessing officer that he has no intention to return. Before leaving India, Mr. X may be asked to pay the income tax on the income earned from the previous year, during the previous year 2021, to the total income from the period of 1 April 2021 to 10th June 2021. आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिस्टर एक्स हैं जो हिंदुस्तान छोड़ के अमेरिका जा रहे हैं और आने का उनका भी कोई इंटेंशन दिख नहीं रहा है। तो ऐसे केस में असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि इस असेसमेंट ईयर, इस प्रीवियस ईयर की जो स्टार्टिंग है, मतलब 1 अप्रैल से लेकर वो दिन जब तुम जा रहे हो, मतलब 10th जून 2021 तक की इनकम पे टैक्स दे के जाओ। इज दिस क्लियर? यू कैन नोट इट डाउन, बिकॉज ये सारी चीजें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कंफ्यूजन में अक्सर गलत हो जाती है। बढ़ते हैं हमारे दूसरे इलस्ट्रेशन की तरफ, जो कि हमारे चौथे एक्सेप्शन को कवर कर रहा है। इलस्ट्रेशन आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा। हैव अ लुक एट इट। Red Flakes is an association of person formed on 14th November 2021 by X and Y for a limited purpose of organizing a musical concert for a British band Hot Play on 14th June 2022. The association of person is likely to be dissolved after the concert. In such a case, the assessing officer may make the assessment from the income earned from the year 14th November to 31st March 2022 and then again from 1st April 2022 to 14th June 2022 during the assessment year 2022 to 2023 itself। ये थोड़ा टेक्निकल है और यही सबसे इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस इलस्ट्रेशन पे आके, इस स्टेज पे आके आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इस क्वेश्चन को जरा हम ध्यान से देखेंगे। हैव अ लुक एट इट। आई होप इट इज विजिबल ओवर हियर। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है ये। क्वेश्चन आपसे कहता है कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म कब हुआ है? 14 नवंबर 2022 को, और ऐसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन ने 2021 है, 14 नवंबर 2021 को ये फॉर्म हुआ है, फॉर्म्यूलेशन, और इन्होंने एक कॉन्सर्न रखा है ब्रिटिश बैंड हॉट प्ले का, जो पब्लिक होगा 14 जून 2022 को। अब जरा हम यहां से बात को शुरू करते हैं। 14 नवंबर 2021 ये आपका प्रीवियस ईयर है, तो इसका असेसमेंट ईयर क्या होगा? भाई हमारा प्रीवियस ईयर है 14 नवंबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022, तो इसका
प्रीवियस ईयर है ये, तो असेसमेंट ईयर इसका होना चाहिए 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023। तो ये तो जनरल रूल के हिसाब से ही गया, मगर एक्सेप्शन यहां पे अप्लाई हुआ क्योंकि असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि कॉन्सर्ट होने के बाद ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो जो इनकम चार्जेबल होनी चाहिए थी कब, 14 जून 22 से लेकर 31 मार्च 23, अगर प्रीवियस ईयर है तो असेसमेंट ईयर होना चाहिए था 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24, ना हो के एक्सेप्शन है क्योंकि ये बिजनेस खत्म होता दिख रहा है, तो इसी प्रीवियस ईयर में, मतलब इसी में ये टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। आई हैव मेड इट एज कॉम्प्रिहेंडेबल एज इट कैन, बट अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारी तीसरी इलस्ट्रेशन की तरफ। ये इलस्ट्रेशन आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा आई होप, और ये इलस्ट्रेशन कवर करता है सेक्शन 175 में जो आपको दिखाया गया है पर्सन्स लाइकली टू, एक छोटी सी प्रॉब्लम, यहां मैं सेक्शन बदलना भूल गई, ये डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 176 में कवर होता है। आई मस्ट हैव बीन फॉरगॉटन बिकॉज इससे पहले वाला जो था वो 175 में कवर था, प्लीज मेक ए नोट ऑफ इट। और देखते हैं अभी सेक्शन जो हमारा पर्सन्स ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी का इलस्ट्रेशन था सेक्शन 175 में आपके स्क्रीन पे, प्लीज हैव अ लुक एट इट। क्वेश्चन आपसे कहता है कि द असेसिंग ऑफिसर इज इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर एक्स इज अ डिफॉल्टर ऑफ अ लीडिंग बैंक and is likely to sell all his luxury cars on 2nd October 2021 with a view to avoid payment of income tax. मिस्टर एक्स जो कि एक डिफॉल्टर है, बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, वो अपने सारे कार को 2 अक्टूबर 2021 में लग्जरी कार्स को बेचने वाला है ताकि उसको टैक्स ना देना पड़े उस पर। ये चीज असेसिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म की गई। ऐसे केस में, इन दैट केस, असेसिंग ऑफिसर प्रोसीडिंग्स को कमेंस कर सकता है कब से, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक, उसी असेसमेंट ईयर में। मतलब असेसमेंट ईयर भी चल रहा है 21-22 और प्रीवियस ईयर भी टैक्सेबिलिटी बन रही है 1 अप्रैल 21 से 2 अक्टूबर 21 तक की। विद दैट बीइंग सेड, हमारा आज का लेक्चर ओवर हुआ। दिस इज साक्षी महादेव, यू आर वॉचिंग ओरेकल कॉमर्स कोचिंग गोरखपुर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment, and we'll be very thankful for your any suggestions in the comment section. Thank you very much.